हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिकी टीचर्स में। कैसे हो फ्रेंड्स? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम शुरू कर रहे हैं 2016 में बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर आया था वो, इसके बाद हम 17 करेंगे, फिर 18, फिर 19, यानी अब तक जितने पेपर आए हैं उन्हें एक के बाद हम एक सोल्व करेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। यदि आपको मैथ से डर लगता है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक अच्छे से राइटर की बुक लेंगे बीटीसी थर्ड सेमेस्टर की मैथ की, और चैप्टर वाइज उन्हें सोल्व करवाएंगे। तो देखो, पहले हम इसे सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 30, 120, 90 और 300 ये समानुपात में नहीं है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है समानुपात में नहीं है, क्योंकि एक वजह बतानी है क्यों। आपको ये पता होना चाहिए समानुपात में कब होती है संख्या। यदि अंदर की गुणा और बाहर की गुणा का जो मान आएगा अगर बराबर है तो वह समानुपात में है, वरना नहीं है। जैसे कि 3, 4, 5, 6, अगर हम इनकी बाहर बाहर की गुणा करें, 3 6 18 आया, और अंदर की गुणा करा 4 5 20 20 आया, तो ये दोस्तों हमारे समानुपात में नहीं है। समझे? समानुपात में नहीं है। अगर समानुपात में होती तो दोनों की वैल्यू बराबर आती। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ कोई मध्यपद नहीं है, ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ मध्यपद में तो है, ठीक है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल बराबर नहीं है। तो देखो, जब हम इसकी गुणा करेंगे 300 की 30 में, इस तरह से 300 की गुणा 30 में करेंगे तो क्या आएगा हमारा 9000, ठीक है। बाहर की गुणा कर ली। अब जब हम अंदर की गुणा करेंगे 120 की 90 में, 120 की गुणा जब हम 90 में करेंगे क्या आएगा, 12 निम्मा 108 और 2 जीरो, ये आएगा। तो बताओ ये वैल्यू बराबर आ रही नहीं आ रही? अगर ये वैल्यू बराबर नहीं आ रही तो ये समानुपात में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो गया, ये। और अगला ऑप्शन क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल है, यानी बराबर है, बराबर तो नहीं आ रहे हमारे, तो ये भी गलत, ठीक है, ये भी गलत। बाह्य पदों का गुणनफल 9000 है, हाँ बाह्य पदों का गुणनफल 9000 तो है, लेकिन ये है हमारे इस सवाल की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये भी गलत। अगला क्वेश्चन क्या है, चित्र में ओ जो है वृत्त का केंद्र है, ये जो ओ है वृत्त का केंद्र है। कोण ए ओ बी बराबर कितना है, 180, ए ओ बी कितना 80 डिग्री, कोण ए ओ बी 80 डिग्री। हमें क्या बताना है, कोण ए डी बी बराबर ये बताना, मतलब ए डी बी ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 1 नंबर में क्वेश्चन है ये। तो देखो करते कैसे हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो अब एक बात याद रखना आप, जो परिधि पर कोण बनेगा वो केंद्र पर बने कोण का आधा होगा। जैसे कि अगर हम इसे यहाँ मिलाएं, ठीक है, और इसे यहाँ मिलाएं, तो हमारा यहाँ जो कोण बनेगा वो केंद्र पर बने कोण का आधा होगा। केंद्र पर कितना कोण बनना, 80, तो यहाँ कितना होगा 40। ये बात याद रखनी है इस तरह के सवाल में। जो केंद्र पर कोण बनता है परिधि पर जो कोण बना है उसका आधा बनता है, ठीक है। केंद्र पर कोण जो 80 है, तो यहाँ जो परिधि पर बनेगा कोण वो 40 होगा। यानी अगर यहाँ 100 है तो यहाँ 50, यहाँ 120 है तो यहाँ 60। समझे? और देखो अब तीसरी कंडीशन क्या है, ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा। कौन सा बना है, चक्रीय चतुर्भुज, ये बन गया। वृत्त के अंदर जो चक्रीय चतुर्भुज बनता है उनके जो आमने सामने का कोण होता है वो होता है 180, उनका योग क्या होता है 180। यानी इसके बराबर जो कोण होगा 180, मतलब दोनों का योग 180। इसका योग कितना होगा 180। अब आप ही बताओ, ये हमें पता नहीं, डी हमें पता नहीं है, प्लस 40 बराबर कितना आ गया 180। हमें डी की वैल्यू निकालनी है, बराबर 180 माइनस 40, डी बराबर 140। 80 में से 40 जाएंगे कितना आएगा 40, 140, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, जब ये 40 है और हमें टोटल योग कितना होता है 180, तो ये 140 तो बचेगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा 140, ये बात याद रखना। और अगर इसका 20 है तो इसका कितना होगा 160, यानी आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तीसरा क्वेश्चन देखो, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्न में से सत्य कथन बताओ। मतलब कौन सा कथन सत्य है। पहला क्या है, पी क्यू एक व्यास है। पी क्यू क्या है, ये रहा, पी क्यू एक व्यास है, गलत। क्योंकि व्यास जो होता है वो केंद्र से होकर जाता है। अगर व्यास होता है वो केंद्र से होकर जाता है, ये तो केंद्र से होकर नहीं जा रहा, ये स्पर्श रेखा है, तो ये हमारा गलत हो गया। सी डी छेदक रेखा है, सी डी छेदक रेखा, ये सही है, क्योंकि छेदक रेखा क्या होती है, वृत्त के दो बिंदुओं को काट कर जाती है इस तरह से। ये सारी छेदक रेखा है, समझे? तो हमारा ये ऑप्शन सही है, छेदक रेखा है, सही है। ओ आर जीवा है, ओ आर जीवा नहीं है, जबकि एक त्रिज्या है। जीवा क्या होती है, जो दो बिंदुओं को मिलाती है वृत्त के। ये एक बिंदु को मिला रही है, एक को नहीं मिला रही, ये ओ आर त्रिज्या है, ना कि जीवा, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन क्या है, ए एस बी ए त्रिज्या खंड है। तो देखो त्रिज्या खंड जो बनता है वो इस तरह से बनता है, त्रिज्याओं से जो बनेगा, ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या, इससे जो बना ये ही त्रिज्या खंड है। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये जीवा से बन रहा है, ए बी एस, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हुआ।
आई बात समझ में। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है ये। ₹2000 है, दर 5% है, समय 2 वर्ष है, तो ब्याज बताओ। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है, बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। ये मूलधन साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट करो। मूलधन की वैल्यू मतलब 2000, ठीक है, गुणा दर कितनी है 5 है, परसेंट है, गुणा समय कितना 2 वर्ष और बटे में 100। 100 ये सूत्र में आता है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 पंजे 100 गुणा 2 और 100 दूनी 200। तो हमारा जो आंसर आया 200 रुपये आया। यानी 2000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 200 रुपये ब्याज लगेगा। अगर हमें डायरेक्ट निकालना तो कैसे करेंगे, दर कितने 5%, समय 2 वर्ष, तो 5 दूनी 10। अगर समय 3 वर्ष होता तो 5 या 15। तो आपको क्या करना है, 2000 का डायरेक्ट 10% निकाल दो। कितना 10%। जब 10% निकालने का परसेंट हट जाता है नीचे 2 जीरो लग जाती है इस तरह से, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 धाम 200। तो हमारा जो आंसर आया 200 आया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर दर मान के चलो 10% थी और समय हमारा 2% है, 10 दूनी 20, तो हम डायरेक्ट जो क्वेश्चन दिया था उसका 20% निकाल देते। ये हमारी डायरेक्ट ट्रिक है, इस तरह से आप कर सकते हो। अब ये देखो 5वां क्वेश्चन है, इसमें भी देखना है। ये लॉग की फॉर्म में पूछा गया। आप एक बात याद रखना, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, जो पावर होगी वो बराबर से दूसरी तरफ मिलेगी आपको। जैसे कि 6 है, बराबर से दूसरी तरफ 6 कहाँ आ रहा, सिर्फ यहाँ, तो हमारा यही ऑप्शन है सही। 2 बराबर बिल्कुल नहीं आने के, इसमें 2 बराबर दिए हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। बराबर ओनली एक आएगा, ठीक है। तो देखो करते कैसे, लोग बेस तो 5 ही रहेगा, सही है, और ये आ जाएगा 15 625, ठीक है, बराबर। ये जो पावर है दूसरी तरफ पहुंच जाएगी ये, तो इसका आंसर हमारा ये हुआ, ठीक है। देखो दोस्तों, अब करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन 6 है, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रम से इतनी दी है और उसकी माध्यिका बतानी है। तो माध्यिका में क्या करते हैं, या तो क्वेश्चन को आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में। तो हम जो लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं आरोही क्रम में, यानी बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम, तभी माध्यिका निकल पाती है। पहले क्या है 133, फिर 135, फिर 137, फिर 138, 140, 142 और जी 148 और 150। ये 8 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी होगी 8। अब देखो माध्य की डायरेक्ट ट्रिक ये है, मध्य जो पद है वो माध्य के कहलाता है। जैसे कि 3 4 5 क्रम बढ़ते हुए क्रम में, तो माध्य का क्या होगी 4 होगी जो मध्य में। अगर यहाँ मान के चलो 6 होता तो 2 ये आगे 2 आगे, मध्य में तो कोई बची नहीं, यानी इनके बीच की, इनके बीच में कितनी है 4.5, ये तो ये माध्य का है इसकी। तो कहने का मतलब ये है बीच में 3 इधर करो, 3 इधर, ठीक है। बीच में क्या बची, ये बची 2। अगर मान के चलो हमारी संख्या विषम आती है, ये संख्या सम, सम में क्या होगा, सम में बीच में 2 बनेगी, विषम में ओनली 1 बनेगी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो। जो हमारी माध्य का आएगी, माध्य का 138 प्लस 140 को डिवाइड करेंगे 2 से। जब आप इसे जोड़ोगे 0 और 8 हो गया, 4 3 7, 1 और 1 2 बटे 2 बराबर। जब हम इससे डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 3 6 2 नहीं 18, यानी 2 एकम 2, 2 3 6 1 बचा, यहाँ हो गया 18 और 2 नहीं 18, तो हमारा आया आंसर 139। अब आप ये बताओ 138 139 140, इनके बीच में 139 ही तो यही हमारी माध्य का निकल का। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब देखो क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन 7 है 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर -9 गुणा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो इसका मान बताना, इसका मान बताना क्या आएगा। तो देखो सॉल्व करते हैं। अगर बेस सेम हो, ये बात याद रखना, अगर आपका बेस सेम है a की पावर 2 गुणा a की पावर 4, तो घात जुड़ जाती है, a 2 + 4 बराबर a की पावर 6। अगर ये सेम है तो देखो सब में बेस सेम है, सबकी पावर जोड़ दो, 3 4 + 5, यहाँ माइनस का तो -9 और प्लस के 2, ठीक है, बराबर 4 और 5 कितने हो गए 9, 9 -9 प्लस के 2, इससे ये ख़त्म।
तो क्या बचा 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 को 2 बार लिखो गुणा में, 3 × 3 बराबर 3×3 = 9। इसका जो आंसर आएगा वो 9 आएगा। अब देखो ये हो गया। क्वेश्चन 8 देखो, क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है, 4/x² 4/x² माइनस y² / 9 इसके गुणनखंड करने, क्या करने, इसके गुणनखंड बताने। तो देखो एक सूत्र याद आप याद रखना, a² - b², ये वर्गांतर का सूत्र होता है। इसका मतलब है a + b एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। यदि माइनस बीच में चिन्ह है और स्क्वायर है, a² - b², तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब आप ये बताओ, ये ऐसे बनना, 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 को लिख सकते हैं 2 का² / x, मतलब इसे इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस y², 9 को लिख सकते हैं 3 का²। अब इसे कैसे लिख लेंगे, 2/x² माइनस y/3 बराबर। अब देखो ये सेम ऐसी बन गया जैसे ये बन रहा, एक बार इसे जोड़ दो एक बार घटा दो, तो 2/x + y/3, ठीक है, और 2/x माइनस y/3, ये इसके गुणनखंड आ गए। तो इस क्वेश्चन में क्या करना आपको, ये फॉर्मूला याद रखना, तभी ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। अब देखो ये आ गया। अगले जो पेपर होगा, मान के चलो संख्या और दी रहेंगी, तरीका करने का यही रहेगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा आपके। और देखो क्वेश्चन 7 हो गया, 8 हो गया, क्वेश्चन देखो 9। क्वेश्चन 9 कहता है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। तो जैसे कि ये एक वृत्त है, ठीक है, ये आपको खींचना है, मतलब कैसे खींचना है, 3.5 मीटर की आपको प्रकार में दूरी भरनी है, इस तरह से ये होगी, ठीक है, और आपको इस तरह से एक वृत्त खींचना है, ये खींच गया वृत्त, सही है, यही कह रहा है, वृत्त खींचिए, उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। हमने क्या लिया, मान लिया ये बिंदु हमारा P है, ठीक है, हो गया, और से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। P बिंदु हो गया, स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त को छू कर जाती है, ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई, मतलब काटती नहीं है, छू कर जाती है, यही हमारा आंसर है। और कह रहा रचना मत कीजिए, मतलब रचना ना लिखनी। अगर रचना कहता तो 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आता ये, उसके लिए क्या करना पड़ता, जैसे जैसे हमने करा वो सारी बात लिखनी पड़ती, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्वेश्चन 10 क्या कहता है, यदि a बराबर 6, 8, 11, 6, 8, 11 और b बराबर कितना, 5, 11, 13, 5, 11, 13, ये है b बराबर। तो हमें बताना है a यूनियन b, हमें बताना है a यूनियन b। a यूनियन b कैसे निकालते हैं, a यूनियन b का मतलब होता है दोस्तों, इनों में कॉमन है वो भी और जो कॉमन ना है वो भी, ठीक है, a यूनियन b। तो आप बताओ कॉमन है क्या इसमें, पहले तो देखो 5 लिखो, 5 के बाद 6, फिर 6 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद 8, फिर 11, फिर 13। तो देखो कॉमन यहाँ 11 है, यहाँ 11 है, तो 11, 11 एक बार आएगा, यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है, यूनियन, यानी जो कॉमन है वो भी लेंगे और जो कॉमन दोनों में नहीं है वो भी लेंगे। इसका आंसर हमारा ये हो गया। बात आती है अगर इस तरह से होता A∩B, इसमें क्या होता, इसका आंसर होता जो ओनली कॉमन है, ओनली 11 ही कॉमन है, तो इसका आंसर होता हमारा 11। आई बात समझ में। यूनियन में इसे कहते हैं यूनियन, इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। इसमें जो होगा जो ओनली कॉमन है वो आएगा, और इसमें कॉमन है वो भी, जो ना है वो भी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, x² प्लस के 8x प्लस के 17 को भाग देना है किससे, x + 3 से, यानी इससे भाग देना। तो अब इसको भाग दो, भाग देने के लिए आपको ऐसा करना है, x + 3, ये पहला पद बनाना, इसे पहला पद बनाना है
ऐसा, मतलब इसमें काय की गुणा करें कि ऐसा बन जाए एक्स की जब इसमें होगी तो इसमें भी होगी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की 3 में होगी प्लस के 3x। ठीक है, फिर आपको यहाँ घटाने हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कट गया, 8x में से 3x जाएंगे, कितना आएगा 5x, और प्लस के 17, ये आंसर हो गया। ठीक है, आंसर नहीं हुआ ये। अभी क्या करना है, फिर इसमें गुणा करके 5x बनाना है, जैसे ये है, मतलब पहले पद के जैसा बनाना है इसकी सहायता से। तो इसमें काय की गुणा करें जो 5x बन जाए, 5 की, तो 5 की गुणा करो, 5x प्लस के 5 दिया 15, तो माइनस माइनस, इससे ये खत्म, 17 में से 15 गए, दो, दो क्या आया हमारा शेषफल। यही पूछा था कि शेषफल और भागफल बताओ, और भागफल कितना आया, ये हमारा भागफल, यही हमारा आंसर है। इस सवाल में अधिकतर दिक्कत होती है, मैंने एक वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे, उसे आप अच्छे तरीके से देखना। देखो, इसकी सहायता से हमें पहला टर्म बनानी है हर बार, 5x, इसकी सहायता से बनता कैसे है, जब 5 की गुणा कर देते हैं, और लास्ट में घटाना जरूर है। ये हमारा हो गया 11वां क्वेश्चन। हो, अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया गया है, उनका समांतर माध्य बताना। समांतर माध्य अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आपको कैसे करना है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, 40 की जब 4 में करेंगे तो ये आएगा 160। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 160। अब देखो, 42 की करनी है 12 में, 12 दूनी 24 का, 4 का, हासिल को 2, 12 चौक 48, 2 50, ये आ गया 504। 18 की 43 में करेंगे, 18 तिया 54 का, 4 का, हासिल को 5, 18 चौक 72, 5 77, और 44 की 10 में करेंगे कितना जाएगा 440। 45 की 6 में करेंगे, ये आएगा 270। इनको आपको ऐड करना है, जब आप इन्हें ऐड करोगे 4 4 8 हो गया, और 6 7 13 4, 6 7 13 4 17 7, 24 का 4 का, हासिल को 2 हो गया। ठीक है, 2 और 1 3 5 8 7 15 4 19 और 2 21, ये कितना हो गया 21। ये हमारा जोड़ आ गया इनका। अब समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर fx अपॉन n, यानी fx की जो वैल्यू आई टोटल और बटे n से भाग दे देंगे। fx की वैल्यू कितनी आई 2148, और बटे n कितना हमारा, जब हम इनको जोड़ेंगे n बराबर आएगा यहाँ 50, क्योंकि वो क्वेश्चन में भी दिया है, तो 50। अब आप एक ही बात याद रखना, आपको इसे भाग करना 50 से। यदि आपको किसी संख्या को मतलब 50 से भाग देना, आप ऊपर नीचे 2 से भाग वो करना गुणा, जब इसकी आप गुणा करोगे ये आएगा 4296। ठीक है, और बटे 50 दूनी 100, इस तरह से, और बाद में 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देना, 42.96। ये ट्रिक है, मतलब भाग देने की जरूरत नहीं है। यदि 50 से आप भाग कर रहे हो तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करना और 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देना, जो आंसर आए। इसकी हमने 2 में गुणा करी, ये आया, इसकी 2 में करी 100 आया। जब आप इसको भाग देते हैं तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाता है, ये इसकी ट्रिक है। ये हमारा आंसर आया किलोग्राम में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 13 जो है, ₹5000 है, टाइम क्या है 2 वर्ष है, दर कितनी 8% है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। यानी क्वेश्चन साधारण ब्याज से भी आया है, चक्रवृद्धि से भी। तो देखो इसे कैसे करते हैं, पहले तो आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। ए बराबर पी 1 प्लस आर बट्टे 100 की पावर n, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। ए बराबर पी, क्वेश्चन कह रहा है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो 2 वर्ष बाद कितने रुपए मिले। अच्छा, मिश्रधन पूछ रहा है इसमें, तो पी की वैल्यू कितनी है, पी बराबर 5000 है, तो 5000 रख देंगे, और 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 8 है, और 100। टाइम कितना हमारा 2 वर्ष, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ये एन है हमारा टाइम। ठीक है, एन की वैल्यू 2 वर्ष, तो ए बराबर 5000 काटो 4 से, 4 दूनी 8, और ये कटेगा 25 बार, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 बट्टे 25 की पावर 2। ए बराबर कितना जाएगा 5000, 25 से कम 25 तो 27, जा जाएगा 27 बट्टे 25 की पावर 2। ए बराबर 5000 गुणा, इसे लिख लेंगे 2 बार, 27 बट्टे 25 गुणा 27 बट्टे 25। ठीक है, अब देखो 25 से काटो, 25 दूनी कितना आ गया 50, और ये 2 जीरो बच गई। अब फिर 25 से काटो, 25 अट्ठे तो 100, तो ये जो हमारा आया 8 गुणा 27 गुणा 27, तो ए बराबर, जब 27 की 27 में गुणा करेंगे 8 गुणा, ये आ जाएगा 729।
अब इसकी गुणा करो, 8 निम 72 का, 2 का हासिल को बचे 7 और 8 दूनी 16, 7 23 का, 33 का, 3 का हासिल को 2, 8 सत्ते 56 और 2 कितना हो गया 58। तो हमारा जो आंसर आया 1832 आया। ये मिश्र धन है। ए बराबर क्या होता है मिश्र धन, यानी ए की जो वैल्यू आई 5832 आई। वो जो कितने रुपए देगा 5832। अगर वो पूछे ब्याज कितना हुआ तो 5000 में से इसे घटा देंगे। 5000 मतलब ज़्यादा में से 5832 में से जब माइनस के जाएंगे 5000 तो क्या आएगा हमारा 832। यानी ब्याज कितना हुआ, ब्याज तो हुआ हमारा 832 और उसे देने कितने हैं टोटल मूल सहित, ये देने 5832। अगर ब्याज पूछता तो 832। इस तरह से इसमें तो पूछा है मिश्र धन यानी ए की वैल्यू, तो ये अब जो पेपर आएगा मान के चलो उसमें ब्याज पूछ सकता है तो उसमें ये आएगा। इस तरह से आपको सोल्व करना है, ठीक है। और देखो क्वेश्चन 13 तक हो गए। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14, अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई इतनी मीटर है तथा ऊंचाई 3 मीटर, मतलब 4 मीटर लंबाई। ये है 14 क्वेश्चन। लंबाई कितनी है 4 मीटर और चौड़ाई कितनी है 3.5 मीटर, ऊंचाई कितनी है मतलब h बराबर कितना है 3 मीटर। तो ये कह रहा है इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब यदि ये कमरा है तो ये इसकी दीवार का क्षेत्रफल और सामने वाले का, साइड वाले का और उससे सामने वाले का, छत और फर्श को छोड़कर। तो देखो इसका फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला लिखना 2 लंबाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, प्लस ये दो तो, और फिर ऊंचाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई की दोनों में गुणा होगी, बराबर 2 गुणा लंबाई कितनी है हमारी 4 गुणा ऊंचाई कितनी है हमारी 3 मीटर, प्लस चौड़ाई कितनी है 3.5 और ऊंचाई कितनी है गुणा 3। ये फॉर्मूला होता है। इस तरह से हो जाएगा 4 तिया 12, 2 गुणा 4 तिया 12 प्लस और 3 3.5 किस में गुणा होएगी, 3 पंजे 15 का 5 का हासिल को 1, 3 3 और 1 10, कितना आएगा 10.5। भाई इसकी गुणा होएगी तो ये आ जाएगा बराबर 2 गुणा 12, ये कितना हो जाएगा 12 10 22.5। जब आप जोड़ोगे, जब इसकी 2 में गुणा करोगे तो ये आएगा 45। यानी हमारे जो उसका क्षेत्रफल आया 45, ये हमारा आंसर हुआ। क्षेत्रफल स्क्वायर मीटर में दे रखी है तो मीटर स्क्वायर, मात्रक का जरूर याद रखना आपको, यानी नंबर कट जाएंगे। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में क्या है, चित्र दिया है, इस तरह से एक चित्र है ये, और ये एक जीवा दी है, इस तरह से। ये कोण कितना दिया है 80 डिग्री और ये दिया है 40 डिग्री, ठीक है। ओ ये सी है, ये डी है, ये ए है और ये बी है। हमें कोण बताना है। इसमें कह रहा है चित्र ओ वृत्त का केंद्र है, ये जो है केंद्र है, और कोण ए बी सी, ए बी सी ये 40 डिग्री दिया है और ये दिया है 80 डिग्री। और हमसे पूछ रहा है कोण ए डी बी का मान बताओ, इसका मान बताओ, मतलब इसका हमें मान बताना। अब देखो आप एक बात याद रखना, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, यानी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो देखो ये त्रिभुज बनना ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, सही है। सी हमें निकालना है, सी प्लस ये कितना दिया 80 प्लस ये कितना दिया 40 बराबर कितना 180। सी 80 और 40 कितना हो जाएगा 120 बराबर 180। सी बराबर 180 माइनस 120, तो सी बराबर 120 में से 180 में से 120 जाएंगे कितने बचेगा 60। यानी यू कोण कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। इसे अच्छे तरीके से आप लिखना तभी नंबर मिलेंगे। सी बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, यानी एक कोण तो है
80 डिग्री, अरे एक कोण है 40 डिग्री, तो तीसरा कितना होगा? 80 और 40 कितना हो गया? 120। 120 में कितना जोड़ा? 80। 180 आ जाए तो 60। ये हो गया। एक बात और याद रखना, यदि जीवा पर कितने भी कोण बनाओ आप परिधि से मिलाते हुए, और अगर एक ही जीवा है तो कोणों का मान सेम होगा। यानी यू 60 है तो यू भी कितना होगा? 60 ही होगा। अगर हम एक कोण ऐसा और बनाएंगे तो यू भी कितना होगा? 60 होगा, यदि एक ही जीवा से बना रहे। तो इसका मान क्या आया हमारा? इसका मान आ गया 60। ये बात समझ में आई होगी। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना कि यदि वृत्त की परिधि पर जो कोण बनते हैं एक ही जीवा से वो सेम होते हैं। यू 60 है, कितने भी खींच लो वो क्या आएंगे? सेम आएंगे। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। इस तरह से होएगा ये। अब क्वेश्चन रह गया हमारा 16, 17, 18। इन्हें और देखते हैं। देखो क्वेश्चन 16, यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य ₹10 और बाजार मूल्य ₹40 प्रति शेयर का है, तो क्रेता को 300 शेयर के लिए कितना रुपए देना पड़ेगा? क्रेता को मतलब ग्राहक को देना पड़ेगा, तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा हो? शेयरधारी को कितना लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा हो? तो देखो क्वेश्चन को करते हैं। पहले तो ये बताओ, एक शेयर का मूल्य कितना? 40 रुपये बाजार मूल्य, जिससे क्रेता को देगा। क्रेता मतलब है ग्राहक, क्रेता मतलब ग्राहक, और शेयरधारी मतलब जो बेच रहा है। तो एक क्रेता है वो 40 प्रति शेयर है, जैसा कि एक शेयर 40 रुपये का है, 300 शेयर खरीद रहा, तो कितने रुपये देने पड़ेंगे? 300 गुणा 40 बराबर, जब इसकी गुणा करेंगे कितना आएगा? 4 तिया 12, यानी 12,000। तो 12,000 रुपये किसे देने पड़ेंगे? शेयरधारी को। क्रेता क्रेता देगा 12,000 रुपये शेयरधारी को। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा, शेयरधारी को कितना लाभ होगा? शेयरधारी को कितना लाभ होगा यदि वह शेयर अंकित मूल्य पर खरीदे? तो बताओ, 300 शेयर बेचे तो 300 खरीदे होंगे, 300 उसने खरीदे होंगे, और 10 रुपये पर खरीदा होगा तो 10 बराबर 3 एकम 3, तो मतलब 3,000 रुपये के। शेयरधारी ने 3,000 रुपये के शेयर खरीदे और 12,000 के बेच दिए, तो लाभ कितना हुआ? तो शेयरधारी का लाभ क्या होगा? शेयरधारी लाभ बराबर 12,000 माइनस 3,000, तो कितना हो गया लाभ? 9,000। कितना लाभ हो गया? 9,000। दोबारा समझो, एक क्रेता है वो शेयर खरीदना चाह रहा है, अंकित मूल्य 10 रुपये प्रति शेयर का, और बाजार मूल्य कितना? 40 रुपये प्रति शेयर का। लेकिन वो बाजार मूल्य मतलब जिस पर बेचेगा, बाजार मूल्य पर खरीद रहा 40 प्रति शेयर, शेयरधारी बेच रहा है क्रेता को, तो 40 प्रति शेयर का रुपये हैं एक शेयर के। तो 300 के कितने हो जाएंगे? 300 गुणा 40, तो वही हो जाएंगे 12,000। अब शेयरधारी जो है ये पूछ रहा शेयरधारी का लाभ कितना हुआ यदि शेयरधारी अंकित मूल्य पर शेयर खरीदता, यानी 10 रुपये पर ही खरीदता, तो 300 गुणा 10 बराबर 3,000। शेयरधारी ने कोई वस्तु खरीदी 3,000 की और शेयरधारी ने कोई वस्तु बेच दी 12,000 की। तो हमसे पूछा शेयरधारी का लाभ बताओ कितना हुआ, तो शेयरधारी का लाभ बराबर 12,000 माइनस 3,000 बराबर 9,000। ये हमारा आंसर आया। क्वेश्चन देखो 17, 3x² प्लस 8x माइनस 8 के गुणनखंड करने हैं। इसमें कैसे करते हैं? देखो गुणनखंड क्या करते हैं, इसकी यहाँ जो इस x² के गुणा में रहता है उसकी गुणा करते हैं आपस में। 8 से 24, तो गुणा करके क्या है? 24। अगर यहाँ 1 होता तो 8 का मार। अब देखो यहाँ माइनस है, तो 24 के ऐसे गुणनखंड करो जो घट के तो आ जाएगा 10 और गुणा करके आ जाएगा 24। ऐसे गुणनखंड जो घट के आ जाएगा 10, ये रहा 10 क्यों आ जाए? क्योंकि यहाँ 10 है। अगर यहाँ 12 होता तो 12 आ जाए घट के, 14 होता तो घट के 14 आ जाए। अब गुणा करके 24 क्यों? क्योंकि 8 से 24 हमारा बना। ये मेन पॉइंट होता कि इसकी गुणा इसमें करो, 24 आया। 24 के ऐसे गुणनखंड करो जो घट के, यहाँ माइनस है तो घट के, प्लस होता था जुड़ के, यहाँ माइनस है तो घट के तो आवे 10 और गुणा करके आवे 24, तो 12 दूनी 24। तो देखो 3x² प्लस यहाँ लिख देंगे 12 माइनस के 2 x माइनस के 8, 12 में से 2 जाएंगे 10 और 12 दूनी 24, घट के कही तो घट के, यहाँ प्लस होता था जुड़ काम है। 3x² प्लस के 12 दूनी 12x आ जाएगा और माइनस के 2x माइनस के 8। इसमें से क्या कॉमन है? एक तो x कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3x कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचा? x, और यहाँ क्या बचा? प्लस के 4। ठीक है, और यहाँ क्या बचा? यहाँ से कॉमन लो माइनस के 2, यहाँ क्या बचेगा? x प्लस के 4। जब यहाँ से माइनस कॉमन आ गया माइनस, तो ये तो प्लस का हो गया, माइनस बाहर चला गया तो ये प्लस का हो गया। जब 2 गया तो यहाँ क्या बचा? 4। कॉमन लेने का मतलब है यदि हम इसके अंदर गुणा कर दे तो वही संख्या बन जानी चाहिए। देखो 2 की x में होगी 2x, 2 की 4 में होगी 2 चौक 8, वही बन गया, तो हमारा कॉमन सही है। यदि हम इन गुणनखंड कर रहे हैं तो ये वैल्यू दोनों सेम आ जानी चाहिए। किसी की अगर ये वैल्यू सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब हमारा गुणनखंड गलत है।
अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है ये, तो x प्लस 4 आ गया बाहर, तो यहाँ क्या बचा 3x, और यहाँ क्या बचा -2, ये हमारे गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, जब बुक सॉल्व होगी तो वहाँ बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा चैप्टर वाइज, और कंसेप्ट वहाँ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 18 क्वेश्चन है। एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल वो जो होता है वो स्क्वायर होता है, आयतन जो होता है वो क्यूब होता है, स्क्वायर है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ठोस है, एक ठोस घनाकार है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। कितना होता है 6a² बराबर, यो कितनी दी है वैल्यू 216। तो देखो a² बराबर 216 बटे 6, 6 से कट जाएगा, जब ये इससे कट जाएगा तो ये आएगा 36। कैसे 36 18, 3 बचा, 3 यहाँ हो गया, 6 36। तो a² बराबर क्या आया हमारा 36, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी बराबर इस तरह से रूट में हो जाएगी। और इसे कैसे लिख लेंगे 6 गुणा 6, जो रूट में दो सेम रहते हैं तो एक बाहर आ जाता है, तो इसका आंसर आया हमारा a। तो यानी जैसे कि ये घना है, क्या है ये घन, इस तरह से। ठीक है, इसकी एक भुजा कितनी है, आई हमारी निकल गई 6। अब पूछ रहा आयतन, आयतन क्या होता है, आयतन होता है a³ यानी भुजा क्यूब बराबर भुजा क्यूब, ये हमारा आयतन होता है। भुजा कितनी दी है हमारी 6, तो 6 का क्यूब, और जब 6 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 216, 6 का क्यूब 216 होता है, ये क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अगर मीटर देता तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर क्यूब, समझे। जो भी देगा वही मात्रक आपको लिखना है, वरना 1-2 नंबर कटेंगे जरूर। क्षेत्रफल स्क्वायर होता है, आयतन में क्यूब लगाते हैं 3, ये बात आपको याद रखना। तो हमने 18 क्वेश्चन कर लिए हैं इसके। वीडियो को 1-2 बार देखना अगर समझ में ना आए, और कमेंट बॉक्स में हमने इसका पेपर का लिंक डाल दिया है, पिन कर दिया है, आप उसे मुझसे देख लेना। यदि आप इन क्वेश्चन को एक बार खुद भी करना चाहते हो तो मुझसे आप कर सकते हो, ऐसे हम 17 का डालेंगे। धन्यवाद।